इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस से पाठ नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। पाठ शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जो भी पाठ 3 धातु एवं अधातु के प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी की किताब में, उसके सॉल्यूशन और नोट्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ में सबसे पहले समझते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, सभी धातु किस प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। सबसे पहले आता है इसमें चमक। धातु चमकीले होते हैं या नहीं? तो धातु की सतह चमकदार होती है यानी कि धातु चमकीले होते हैं। उदाहरण में सोना और चांदी जो कि चमकीले धातु के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे है कठोरता। धातु कठोर होते हैं या नहीं? सामान्यतः कठोर होते हैं। सभी धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं। जैसे लोहा बहुत कठोर होता है, इसी तरह से तांबा भी। लेकिन यहां पर एक अपवाद आता है कठोरता में धातुओं की। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ऐसे 3 धातु हैं जो कठोर नहीं होते, ये अत्यंत मुलायम होते हैं। ठीक है, और इतने मुलायम होते हैं कि इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। ठीक है, यानी कि इन तीनों धातुओं के अलावा सभी धातु कठोर होंगे। ठीक है, आगे है रूप अवस्था। रूप और अवस्था का अर्थ होगा धातु जो है वो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं। तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। कमरे का ताप क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर आप अभी देख रहे हो वीडियो, आपके कमरे का जो तापमान है वही होगा। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस ताप पर सभी धातु जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। ऐसा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसे कहते हैं मरकरी, हिंदी में पारा। ठीक है, मरकरी हिंदी में भी कहते हैं, इसे मरकरी या पारा कहा जाता है उसे। ये पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी पारे के अलावा जो भी धातु हैं वो सभी ठोस होते हैं। केवल एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और पारे का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर्स में। आगे है आघातवध्यता। आघातवध्यता का अर्थ होगा किसी चीज को पीट पीट कर पतली पतली परत बनाना, चादर बनाना उसकी। ठीक है, तो धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं धातु जो है वो आघातवर्ध्य होते हैं, धातुओं की चादर बनाई जा सकती हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा लोहे की चादरें। लोहे की चादर बनाई जाती हैं जो छतों पर लगाई जाती हैं, जिसे टीन कहा जाता है। ठीक है, धातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। तन्यता का अर्थ होगा पतले तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि धातु जो है वो तन्य होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा तांबे के तार। तांबे के तार बनाए जाते हैं पतले पतले, जिन्हें घरों में बिजली के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत यानी कि बिजली। बिजली और ऊष्मा के चालक होते हैं या नहीं? सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, दोनों के चालक होते हैं धातु, विद्युत के भी और ऊष्मा के भी। उदाहरण में हो जाएगा चांदी, तांबा, लोहा और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसे ध्यान रखना है। सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। दो धातु, एक तो सीसा और एक पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं पारे को। तो सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का अर्थ होगा जो भी ऊष्मा है इनमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। आगे है घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। जो भी धातु होते हैं उनका घनत्व भी और गलनांक भी। गलनांक का अर्थ होगा तरल अवस्था, किस ताप पर वो तरल अवस्था में आते हैं। तो गलनांक का जो ताप है वो अधिक होता है। ठीक है, तापमान। लेकिन यहां पर हमें एक अपवाद याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। 2 ऐसे धातु होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, या हम इसमें लिथियम भी डाल सकते हैं। ये जो धातु हैं इनका घनत्व बहुत कम होता है। ठीक है, इनके अलावा सभी धातुओं का घनत्व भी और गलनांक भी अधिक होता है। धातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है ध्वनिक। ध्वनिक जो है ये ध्वनि से ही बना है, यानी कि आवाज जो उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ध्वनिक। ठीक है, धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। धातु आवाज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं धातु जो है वो ध्वनिक होते हैं। ठीक है, उदाहरण में ले सकते हैं हम इसे, जैसे हमारे साइकिल की घंटी होती है वो धातु से बनी होती है। ठीक है, यानी कि धातु ध्वनिक होते हैं। आगे है ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि धातु का ऑक्साइड। ठीक है,
ऑक्साइड में हम उदाहरण लेंगे सबसे पहले एक धातु का ऑक्साइड होता क्या है। जैसे मैग्नीशियम होता है धातु, अगर मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसे कहा जाता है धात्विक ऑक्साइड। तो जो भी धातु के ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जो भी, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, ये क्षारक प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा भी जो भी धातु ऑक्साइड है वो सभी क्षारक प्रवृत्ति के ही होते हैं। अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म बिल्कुल विपरीत या फिर कहें उल्टे होते हैं धातुओं के। इसमें सबसे पहले है चमक। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। हम कह सकते हैं इसका मतलब अधातु जो है वो चमकीले नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण में लेंगे हम कार्बन। कार्बन यानी कि कोयला, कोयला चमकदार नहीं होता है। ठीक है, एक अपवाद है इसमें, वो भी हमें ध्यान रखना है। आयोडीन की सतह चमकदार होती है। एक ऐसा अधातु आयोडीन होता है जो चमकदार होता है। इसके अलावा जो भी अधातु हैं वो चमकदार नहीं होते हैं, अकेला आयोडीन ही चमकदार होता है बस। ठीक है, आगे है कठोरता। अधातु कठोर नहीं होते हैं। कठोर नहीं होने का मतलब क्या होगा, अधातु को हम कह सकते हैं मुलायम होते हैं। ठीक है, उदाहरण में हो जाएगा कोयला। कोयले को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमें इसमें एक अपवाद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना है। हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा अधातु का ही एक अपरूप होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, जो कि एक अधातु से ही बना होता है। और ये सबसे प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर वस्तु जो है वो हीरा ही है। ये धातुओं से भी कठोर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे है अवस्था या फिर कहें रूप। अवस्था यानी कि ठोस, द्रव या गैस। कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। जो भी अधातु होते हैं या तो वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं कमरे के ताप पर या फिर गैस अवस्था में। इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन को छोड़कर जो ब्रोमीन अधातु होता है वो तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधातु या तो ठोस होंगे या गैस अवस्था में होते हैं। इसमें आगे है आघातवर्ध्यता। अधातु आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। आघातवर्ध्यता का अर्थ होगा कि इनको पतली चादरों में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अधातु के हम चादरें नहीं बना सकते हैं पीट पीट कर। अगर हम इन्हें पीटेंगे तो ये बिखर जाएंगे टुकड़ों में। जैसे हम कोयले को अगर किसी पत्थर से तोड़ें तो वो बिखर जाता है टुकड़ों में, उसकी चादरें नहीं बन सकती हैं। अधातु के भौतिक गुणधर्म में आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब तार बनाए जा सकते हैं या नहीं। जिसके तार बनाए जा सकते हैं उसे कहेंगे तन्य। तो अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता, यानी कि अधातुओं के तार नहीं बन सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे अधातु जो है वो तन्य नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जो भी अधातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। कुचालक होने का अर्थ होगा विद्युत और ऊष्मा इनमें से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। लेकिन इसका अपवाद हमें याद रखना होगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, जो हमारे पेंसिल का सिक्का होता है वही होता है ये ग्रेफाइट, और ये विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि इसमें से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसलिए हमें पेंसिल को किसी भी प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए विद्युत के, उससे हमें झटका लग सकता है। ठीक है, आगे है घनत्व। सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है। ठीक है, जो भी अधातु होते हैं उनका घनत्व भी और गलनांक भी कम होता है, यानी कि बहुत कम तापमान पर ये तरल अवस्था में आ जाते हैं। आगे है ध्वनिक। ध्वनिक यानी कि आवाज जो उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है ध्वनिक। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, और आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं इसलिए हम कहेंगे अधातु जो है वो ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि अधातु का ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड का। अधातु होता है कार्बन। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ा होना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है CO2। ये अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि जो भी कोई भी अधातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, पाठ में अगला विषय आता है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जो भी धातु हैं वो किसी चीज के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे यही देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है,
वायु की जगह हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ये कई बच्चे सवाल पूछते हैं, तो ये भी बता देता हूं। वायु में मुख्यतः दो गैसें होती हैं, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये क्रियाशील नहीं होती है, ये किसी भी चीज के साथ क्रिया करती ही नहीं है। तो बची हुई गैस क्या है, ऑक्सीजन, ये क्रियाशील गैस होती है, ये आसानी से क्रिया कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। इसलिए जहां पर भी लिखा हो किसी भी चीज की अभिक्रिया हो रही है वायु के साथ, तो उसे समझ जाना है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाते हैं। तो यहां पर दिया है धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, धातु ऑक्साइड कहें या फिर धात्विक ऑक्साइड कहें, तो जो भी धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो उत्पाद में मिलेगा हमें धातु ऑक्साइड या फिर धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, यह अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, कोई भी हमारा धातु है अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा धातु ऑक्साइड। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं इसके कुछ, जैसे यहां पर है Cu यानी कि कॉपर। कॉपर जो है धातु होता है और ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया धातु ऑक्साइड उत्पाद में। ठीक है, उसके बाद इसे बैलेंस करेंगे तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 लगाना होगा हमें। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं Al से एल्यूमिनियम। जब ये O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पीछे वाले पेज पर जो धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, तो सभी धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। अलग अलग तरह से का मतलब होगा कोई बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, कोई धीरे धीरे करता है, कोई धातु जो है वो अभिक्रिया करते ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सतह ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। तो उसी के बारे में देखते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है Na यानी कि सोडियम और K यानी कि पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ने का मतलब होगा अगर इन्हें खुली वायु में रखा जाए, सोडियम और पोटेशियम को खुली वायु में रखने पर, हवा में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं और इनमें आग लग जाती है। और जो भी ये आग लगती है, जो भी ये सोडियम है और पोटेशियम है, इनको आग से बचाने के लिए, इनको आग लगने से रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। केरोसिन के तेल में इसलिए डुबोया जाता है क्योंकि केरोसिन के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरा बिंदु दिया गया है Mg यानी कि मैग्नीशियम, Al यानी कि एल्यूमिनियम, Zn यानी कि जस्ता या फिर कहें जिंक, और Pb यानी कि लेड जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है। तो ये चार धातुएं जो हैं ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये सभी धातु धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे और इनकी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, अगर इसे हम खुली हवा में रखेंगे तो इनकी परत जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। सिर्फ परत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, अंदर जो है वो मैग्नीशियम ही रहेगा, लेकिन ऊपर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सतह जो है वो बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन अंदर जो है वो मैग्नीशियम ही रहेगा। ठीक है, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी है चारों तरफ, ये अंदर वाले धातु को सुरक्षित रखती है, उसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से रोकती है। अंदर वाला धातु बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, आगे दिया गया है Fe यानी कि जिसे लोहा, आयरन। Fe लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। अगर लोहे को वायु में गर्म किया जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन लोहे का पाउडर, लोह चूर्ण जिसे कहेंगे, ठीक है, लोहे के पाउडर को अगर गर्म किया जाए तो वो तेजी के साथ जलने लगता है। जलने का मतलब होगा कि लोहे का चूर्ण तो अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर लोहे का कोई बड़ा सा पीस हो, बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट हो लोहे का, वो अभिक्रिया नहीं करता है। आगे है इसी में Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। Cu यानी कि कॉपर। कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया, जब इसे Cu को गर्म किया जाएगा तो इस पे काले रंग की परत चढ़ जाती है जो कॉपर ऑक्साइड होती है। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जैसे ये Cu है तो इसकी परत जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। जब इसे गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ सतह जो है, कॉपर की सतह जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, लेकिन अंदर का जो कॉपर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया है Ag जो है उसे चांदी कहा जाता है, और Au यानी कि सोना। तो सोना और चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये दो ऐसे धातु हैं Ag और Au, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
नहीं करते हैं। ऑक्सीजन कहें या वायु कहें, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु ऑक्साइड से संबंधित एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये क्या होते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। दो कंडीशन दी गई है हमें। ऐसे धातु ऑक्साइड में जैसे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, पीछे वाली अभिक्रियाओं में जो धातु ऑक्साइड बन रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड हैं, वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करें और साथ में उत्पाद में क्या दे, जल और लवण बनाए। दोनों चीजें होनी चाहिए, अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया भी करते हों और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हों, उसे कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं कुछ। जैसे यहां पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl जो होता है ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि ये क्या है, धातु ऑक्साइड, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण होता है, और साथ में H2O यानी कि जल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। अब देख लेते हैं क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो बिल्कुल ये करता है। यहां पर फिर से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यह अभिक्रिया कर रहा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक क्षारक होता है। ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक लवण, ठीक है, लवण और जल बना रहा है। दोनों कंडीशन हो रही है यहां पर, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ यह अभिक्रिया भी कर रहा है और साथ में लवण और जल भी बना रहा है दोनों के साथ। इसको कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम कहेंगे जो Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में आगे है जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे। तो कोई भी धातु हो वो जल यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करके या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा या फिर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। अब कौन सा धातु ऑक्साइड बनाएगा और कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और जो कम क्रियाशील धातु हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और बात करें अगर धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो कोई भी धातु ऑक्साइड है अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में मिलेगा हमें हमेशा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण में सबसे पहले है Na यानी कि सोडियम, जो कि अधिक क्रियाशील धातु है। तो जो भी अधिक क्रियाशील धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है Na यानी कि सोडियम, H2O जल के साथ अभिक्रिया करता है और उत्पाद में देता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से Ca यानी कि कैल्शियम, जो ये भी एक क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम H2O यानी कि जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब है Fe जो है ये Fe यानी कि लोहा, ये मध्यम क्रियाशील धातु है। तो अधिक क्रियाशील धातु तो बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो बनाएंगे धातु ऑक्साइड। तो Fe यानी कि लोहा H2O के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा ये Fe3O4 यानी कि धातु ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद जब इन इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो ये 3, 4 जो भी है इसे बैलेंस किया गया है। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने देखा जल और धातु की अभिक्रिया। तो जो भी धातु होते हैं वो जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल की अलग अलग अवस्था का अर्थ होगा कुछ जो धातु हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और कुछ ऐसे धातु हैं जो जल वाष्प यानी कि जल की भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसी के बारे में देखते हैं। अलग अलग धातु जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसमें सबसे पहला बिंदु दिया गया है Na यानी कि सोडियम, K यानी कि पोटेशियम और Ca यानी कि कैल्शियम। ये तीनों धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला बिंदु है Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन और Zn यानी कि जस्ता। ठीक है, Fe को कहेंगे लोहा। तो एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता यानी कि जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों ऐसे धातु हैं जो जल वाष्प यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला बिंदु दिया गया है Mg, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। Mg यानी कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, बिंदु है Ca और Mg। Mg के बारे में ये भी है और ये भी।
कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले CO और Mg की सतह पर चिपक जाते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है या फिर हम कहें जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब डाला जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इस अभिक्रिया में वो इन पर चिपक जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पर चिपक जाती है। ठीक है, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इन पर चिपकने हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन के इन पर चिपक जाते हैं, तो उन बुलबुलों की वजह से ये सतह पर तैर के आ जाते हैं। ठीक है, आखिरी बिंदु दिया गया है Au यानी कि सोना, Ag यानी कि चांदी, Cu यानी कि कॉपर और Pb यानी कि सीसा। ये सभी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ये चारों धातु अभिक्रिया नहीं करते। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में तीसरे नंबर पर है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु है वो किसी भी अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। तो इसमें अभिक्रिया कराने से पहले हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होगा, जो भी धातु के साथ जिस भी अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे वो तनु अम्ल होना चाहिए, यानी कि उसमें पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, सांद्र नहीं होना चाहिए। अगर सांद्र अम्ल के साथ हम धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो वो बहुत ऊष्माक्षेपी होगी, यानी कि उसमें से बहुत ऊष्मा निकल सकती है। ठीक है, जो जला भी सकती है हमारे आसपास के वातावरण में जो भी चीजें होंगी उन्हें। तो हमेशा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है हमारे धातु के साथ। तो कोई भी धातु हो किसी भी तनु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। तो धातु में लिया है हमने यहाँ पर Fe यानी कि लोहा, और तनु अम्ल लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये धातु और ये अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद में बनाएंगे FeCl यानी कि आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड कहें या फिर लोहे का क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। जो आयरन क्लोराइड है ये लवण होता है और साथ में मिल गई हमें हाइड्रोजन गैस। यानी कि कोई भी धातु हो और कोई भी अम्ल हो, दोनों अभिक्रिया करके हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर है एल्यूमिनियम Al से और फिर से है HCl तनु अम्ल। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एल्यूमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर अभिक्रिया करके AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण होता है, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, उस धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में चौथे नंबर पर है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु है वो और किसी धातु लवण के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा। धातु लवण क्या होता है, पीछे वाले जो पेज पर अभिक्रिया हुई थी धातु और अम्ल की, उसमें जो बनने वाला लवण था, धातु से बनने वाला लवण था, उसको कहा जाएगा धातु लवण। जैसे पीछे वाले पेज पर बना था FeCl2। ये जो लवण है किससे बना है, Fe यानी कि लोहे से, तो यही होगा धातु लवण। ठीक है, और भी बहुत सारे धातु लवण होते हैं जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो देख लेते हैं धातु लवण के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए कोई धातु A है। ठीक है, कोई एक A धातु है, वो B धातु के लवण विलयन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जो धातु A है लवण विलयन जो B का है इसमें से B धातु को ही विस्थापित कर देगा। विस्थापित अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया, ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो उत्पाद जो होगा वो बनेगा धातु A का लवण विलयन और B से अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि धातु A क्या कर रहा है, B धातु को उसी के विलयन से अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे धातु A में लिया है हमने आयरन यानी कि लोहा, और लवण विलयन जो B है वो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट विलयन। तो लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को ही अलग निकाल देगा, कॉपर को ही विस्थापित कर देगा और बनाएगा FeSO4 यानी कि लोहे का सल्फेट विलयन, और साथ में Cu अलग निकल जाएगा। ये जो विस्थापन अभिक्रिया हुई। अब बात आती है कौन सा धातु किस धातु को विस्थापित कर सकता है। तो हमेशा जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। यहां पर जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को अलग निकाल दे रहा है। ठीक है, अगर यहां पर होता कॉपर, ये कुछ इस तरह से होता Cu प्लस में FeSO4, तो जो अभिक्रिया होती वो बिल्कुल ऐसी ही रहती, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। इसमें हमें वही रहता FeSO4 प्लस में Cu, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि जो लोहा है वो ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। अगर ज्यादा क्रियाशील धातु होता, लोहे से ज्यादा क्रियाशील धातु होता यहां पर, जैसे कोई Zn होता, तो लोहे को ये विस्थापित कर सकता था। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु कम क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है। तो ये सारी जानकारी मिलेगी हमें सक्रियता श्रेणी से।
सक्रियता श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले पेज पर बिल्कुल विस्तार से यानी कि डिटेल में पढ़ते हैं इसे। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी होती क्या है? वह सारणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसमें जो भी धातु हैं उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में, सबसे ज्यादा क्रियाशील सबसे ऊपर और उससे कम क्रियाशील जो भी होंगे उससे नीचे आते जाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में जिन भी धातुओं को व्यवस्थित किया जाएगा उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। और हमें ये सक्रियता श्रेणी किताब में दी गई है यहां पर। ठीक है, सो जो भी सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु होता है? के यानी कि पोटेशियम, उससे कम जैसे जैसे इसमें नीचे की तरफ जाएंगे इनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रियाशीलता कम, नीचे से ऊपर की तरफ क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, Fe यानी कि लोहा, Pb यानी कि लेड या फिर कहीं सीसा। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये अधातु है। ठीक है, इसी में है ये भी। तो हाइड्रोजन आता है, उससे कम क्रियाशील है कॉपर, उससे कम क्रियाशील मरकरी यानी कि पारा, उससे कम क्रियाशील सिल्वर यानी कि चांदी, और सबसे कम क्रियाशील Au यानी कि गोल्ड या फिर कहें सोना। ये है कुल मिला के सक्रियता श्रेणी। अब पीछे क्या हो रहा था? पीछे आयरन, आयरन यानी कि Fe जो था वो Cu को, कॉपर सल्फेट के विलयन में से Cu को विस्थापित कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि लोहा यानी कि आयरन जो है वो ऊपर है टेबल में और Cu जो है वो नीचे है। ये है लोहे की पोजीशन और ये है कॉपर की पोजीशन। कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, लोहा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो लोहा जो है वो कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील है आयरन से, तो कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि लोहे को कौन कौन विस्थापित कर सकता है इसके विलयन में से, तो वो होगा जिंक कर सकता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि इससे ऊपर वाले सभी कर सकते हैं इसको विस्थापित। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के बाद अब हमारा विषय आता है धातु की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी कि कोई भी एक धातु है वो दूसरे अधातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, या फिर हम कह सकते हैं धातु और अधातु एक दूसरे के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन्हें समझते हैं पहले, फिर इसका एक उदाहरण देखेंगे अगले पेज पर। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूरा करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जो भी तत्व हैं चाहे वो धातु हो और अधातु, ठीक है, उनकी अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हमें समझ सकते हैं। और संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है? आप कक्षा 9 में अष्टक का नियम पढ़ चुके होंगे पाठ 3 से। ठीक है, कक्षा 9 की साइंस बुक के पाठ 3 से। उसको मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। सोडियम होता है Na यानी कि इसकी परमाणु संख्या होती है 11। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। और जो भी इसके कोश होते हैं, सोडियम के कोश कौन कौन से होते हैं? यानी कि सभी तत्वों के ही कोश होते हैं। पहला कोश होता है K, उससे अगला L, उसके बाद M, उसके बाद N, फिर O, P, Q ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, ये कोश होते हैं। पहले कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए K वाले कोश में। ठीक है, बचे कितने? 9। अगले कोश में हमेशा पहले कोश में 2 होने चाहिए, उससे अगले कोश में 8 होने चाहिए, उससे अगले कोश में भी 8 होने चाहिए। लेकिन यहां पर कितने बचे? 8 और 2 10 तो आ गए, यहां पर बचा इसमें 1। तो M जो कोश है उसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो भी है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सोडियम का? 2, 8 और 1। यानी कि इसके आखिरी कोश में कितने हैं? आखिरी कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवृत्ति क्या होती है कि जो भी आखिरी कोश होता है उसमें अष्टक बनाना, अष्टक यानी कि 8 बनाना इसमें। तो M कोश में 8 बनाने के लिए सोडियम को क्या जरूरत है? इसको 7 की जरूरत है। लेकिन 7 लेने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी, शक्ति लग जाएगी इसे। इतनी शक्ति किसी भी उसमें नहीं होती है, तत्व में नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक जो है, जो भी ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको दान कर देगा, दूसरे किसी अधातु को या दूसरे धातु को दे देगा। ठीक है, सोडियम किसी दूसरे धातु को देने के बाद बन जाएगा Na। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, 2,8, पहले में 2 उसके बाद में 8। 1 इसने दे दिया है, तो आखिरी कोश जो हो गया इसका खाली। आखिरी कोश जो खाली कोश कभी भी हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, यानी कि आखिरी कोश क्या होगा इसका? L वाला कोश। और L कोश में अपने आप ही 8 है, तो ये बन जाएगा संयोजकता कोश जो है इसका पूरा हो गया। ठीक है,
इस आधार पर ये किसी भी दूसरे अधातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, उदाहरण लेंगे इसका अगले पेज पर, आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे। तो आगे दिया है इसमें, धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। धातु हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा। ठीक है, और धन आयन बनाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धन आयन बनाएगा। धन आयन यानी कि सोडियम पर क्या आएगा, जैसे कोई भी धातु, जैसे यहां पर सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा ये, और धन आयन बनाएगा। धन आयन यानी कि सोडियम पे जितने भी देगा ये, अगर इसने एक दिया है तो एक जमा का निशान आ जाएगा। अगर कोई दो देता है, एल्यूमिनियम के आखिरी उसमें 3 होते हैं, वो 3 का दान करता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3 जमा बनाएगा। ठीक है, 3 आयंस, यानी कि ये क्या दर्शाता है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए हैं। ठीक है, एक जमा दर्शाता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये 3 जमा दर्शाता है कि इसने 3 दिए हैं। और ये धन आयन यानी कि जमा वाला आयन बनाता है। ये सोडियम का धन आयन, ये एल्यूमिनियम का धन आयन। ठीक है, अगला बिंदु दिया है, अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से करके ऋण आयन बनाते हैं। अधातु क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो धातु किसी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है किसी को, और अधातु लेता है। तो धातु जो देगा वो अधातु उसे ले लेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की से जरूरत होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी धातु से ले लेता है और बनाता है ऋण आयन। ऋण आयन यानी कि घटा वाला आयन, तो Cl घटा का आयन बनाता है ये। ठीक है, जैसे ये धन आयन बनते हैं, इसी प्रकार से ये देने के बाद देने वाला हमेशा जमा में आयन बनाएगा और लेने वाला हमेशा घटा वाले आयन बनाएगा। ठीक है, अगला बिंदु दिया है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। अब जो भी यौगिक बनेगा, धातु और अधातु किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, आयनों के आदान प्रदान से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहें आयंस इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से बनते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला यौगिक है उन्हें कहा जाता है आयनिक यौगिक। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा आयनिक यौगिक का NaCl। यहां पर क्या करता है, Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, और इनसे बनता है NaCl। इसे देखते हैं ये किस प्रकार बनता है एक आगे वाले पेज पर। अब देखते हैं आयनिक यौगिक का एक उदाहरण, जो कि है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये किस तरह से बनता है, तो इसमें धातु जो है वो है Na यानी कि सोडियम, और क्लोरीन अधातु है क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पीछे वाले पेज पर भी बता चुका हूं, वो होता है 2, 8 और 1। ठीक है, और इसी प्रकार से क्लोरीन जो है उसके परमाणु संख्या होती है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले में 2, उससे अगले में 8, उससे अगले में बचे हुए जितने भी 2 और 8 हो गए 10, अगले में बचे हुए आ जाएंगे 7। तो इसके में सोडियम के आखिरी कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी कोष में है 7 इलेक्ट्रॉन। ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे, सोडियम Na के आखिरी कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम इसके चारों ओर एक बिंदु से दर्शाएंगे। ठीक है, ये जो बिंदु लगाया है ये है इसके चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आखिरी कोष वाला। और क्लोरीन में है 7, तो ये बनाया हमने क्लोरीन, इसमें है ये कांटे से बना रहा हूं मैं। ठीक है, क्रॉस कर रहा हूं जो ये है इसके इलेक्ट्रॉन, तो 7 हैं कुल, 4 हो गए, ये 5, 6 और 7। अब ये दोनों किस प्रकार से अभिक्रिया करेंगे, जो सोडियम के पास 1 है, सोडियम को जरूरत अष्टक बनाने की कोशिश करेगा, ये भी और ये भी। इसको 1 की जरूरत है, इसके पास 1 ज्यादा है। अगर ये 1 इसको दे देता है तो इसके 8 भी हो जाएंगे और इसके भी आखिरी कोष में 8 ही बचेंगे। तो सोडियम क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, ये पहुंच गया क्लोरीन के पास। अब आप देखेंगे कि सोडियम का भी आखिरी कोष 8 बचा, यानी कि सोडियम का भी कोष पूरा हो गया और क्लोरीन के भी पूरे 8 हो गए। ठीक है, अब सोडियम ने अगर 1 दिया है तो सोडियम जो है वो Na जमा का होगा, धन आयन बनाएगा, और क्लोरीन ने जितना भी लिया है, क्लोरीन ने 1 लिया है तो क्लोरीन ऋण आयन बनाएगा। ठीक है, Na जो है वो जमा का होगा, धन आयन यानी कि जमा का आयन, और क्लोरीन घटा का आयन, ऋण आयन कहेंगे इसे। ठीक है, अगर हम इसके जो इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो वो किस प्रकार से होगा, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। ठीक है, ये
एक इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा अपने से, ठीक है, आखिरी कोश का एक इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा तो बनाएगा Na जमा, ठीक है। Na जमा वाला जो है ये क्या हो गया 2 और 8। Na जमा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहां पर आ गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 7। जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अलग किया था ये आ गया यहां पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने साथ जोड़ लेगा और क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव यानी कि घटा वाला ऋण आयन बनाएगा ये 2 8 और 8, ठीक है। ये हो गई इसकी सूत्र में अगर हम लिखना चाहें तो इसे, ठीक है। धातु और अधातु की परस्पर अभिक्रिया से जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म, इसमें सबसे पहला दिया गया है भौतिक प्रकृति। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक प्रवृत्ति कैसी होती है, यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। ठोस यानी कि ठोस अवस्था में, कठोर यानी कि काफी मजबूत, और भंगुर यानी कि बिखर जाना, ठीक है। भंगुर यानी कि आसानी से जो टूट जाए, ठीक है। अब ठोस, कठोर और भंगुर किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कंचे, मार्बल होते हैं कंचे, वो बहुत ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं, लेकिन अगर हथौड़े से उन पे प्रहार किया जाए तो वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं आसानी से, बहुत कम ताकत हमें लगानी पड़ती है उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो भंगुर उसे कहेंगे हम, जो आसानी से टूट भी जाए, ठीक है, ठोस भी हो और आसानी से टूट भी जाए, तो वो होगा भंगुर, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया गया है गलनांक एवं कथवांक। गलनांक यानी कि ऐसा तापमान जिस पर वो पिघलना शुरू कर दे, और कथवांक यानी कि ऐसा तापमान जिस पर वो उबलना शुरू कर दे। तो गलनांक और कथवांक जो है वो आयनिक यौगिक का वो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक ताप पर ये गलनांक और कथवांक अवस्था, ठीक है, गलते हैं और उबलते हैं, ठीक है। अगला है घुलनशीलता। घुलनशीलता यानी कि किस किस चीज में इन्हें घोला जा सकता है या घुल सकते हैं ये। जल में घुलनशील परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जो भी आयनिक यौगिक हैं वो जल में तो घुल जाते हैं आसानी से, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जो होते हैं या पेट्रोल केरोसिन जैसे और भी जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें नहीं घुल पाते हैं, सिर्फ जल में आसानी से ये घुल सकते हैं, ठीक है। अगला बिंदु है विद्युत की चालकता। जो भी आयनिक यौगिक होते हैं इसमें विद्युत एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जो भी आयनिक यौगिक हैं अगर ये जलीय विलयन के रूप में हो या फिर गलित रूप में हो, गलित रूप यानी कि तरल रूप में, ठीक है, पिघली हुई अवस्था में हो, आयनिक यौगिक अगर पिघली हुई अवस्था में हो या इनका जलीय विलयन हो तो ये विद्युत का चालन आसानी से करने लगते हैं, यानी कि ये जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। लेकिन अगर ठोस अवस्था में होंगे, ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, सिर्फ जलीय विलयन और गलित रूप में ये आयनिक जो भी विद्युत है उसका चालन करते हैं, ठीक है। धातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बाद अब देखते हैं धातुओं की प्राप्ति हमें कहां से होती है, किस प्रकार से होती है, इसकी विधि क्या है धातु प्राप्त करने की, और धातु जो है वो किस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें। तो अगला विषय है हमारा पाठ में धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की जो प्राप्ति है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो ये पूरी विधि है, उसको धात्विकी भी कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ शब्दों को, उनकी परिभाषाओं को। इसमें सबसे पहले आता है खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो भी पृथ्वी से हमें तत्व या यौगिक, ठीक है, सभी चीजें धातु अधातु ये सारी चीजें हमें पृथ्वी से मिलती हैं। तो पृथ्वी में जो भी प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक हैं उन्हें हम खनिज कहेंगे, ठीक है। अगला है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहा जाएगा। ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, ठीक है, और उसे निकालना भी आसान हो, उसकी कोई विधि हो निकालने की जो कम पैसे खर्च करके हम निकाल सके धातु को उस प्रोसेस से, उस विधि से, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा अयस्क। अगला है गैंग। गैंग क्या होता है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियां पाई जाती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। जो भी हमें पृथ्वी से अयस्क मिलते हैं उसके साथ हमें बहुत सारी अशुद्धियां मिलती हैं, जैसे रेत हो गया, रेत, मिट्टी या फिर कंकड़ पत्थर, ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है, जो अयस्क के साथ हमें मिल गई हैं, ठीक है, उनको कहा जाएगा गैंग, ठीक है।
धातुओं की प्राप्ति जो ये विधि है धात्विकी भी कहा जाता है इसे, ये 3 चरणों में की जाएगी। 3 चरण यानी कि 3 स्टेप्स में की जाएगी, ठीक है। चरण 1 क्या होगा, अयस्कों का समृद्धिकरण। जो भी हमें पृथ्वी से अयस्क मिले हैं उनको समृद्धिकरण किया जाएगा। समृद्धिकरण का अर्थ होगा अयस्क के साथ जो हमें गैंग अशुद्धियां मिली हैं उन अशुद्धियों को हटाना, ठीक है। पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, अयस्क जमा में गैंग, यानी कि अयस्क के साथ गैंग यानी कि अशुद्धियां भी मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस गैंग को इससे अलग किया जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा अयस्क, ठीक है। चरण 2 में क्या किया जाएगा, धातुओं का निष्कर्षण। जो भी हमें ये अयस्क मिला है गैंग को हटाने के बाद इस अयस्क में से धातुओं को अलग किया जाएगा, ठीक है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धातु इसमें से निकाला जाएगा। और चरण 3 जो है वो है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का अर्थ है धातु, यहां से अयस्क मिला हमें, चरण 2 में धातु निकाल लेंगे हम। अब जो हमें धातु मिला है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ स्लैग्स होते हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। तो आखिरी चरण में क्या करेंगे, धातुओं का परिष्करण, यानी कि बिल्कुल शुद्ध धातु हम उससे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों चरण हैं इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं आगे वाले पेजेस पर। धातुओं की प्राप्ति में चरण पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण यानी कि जो भी मिश्रण मिला है हमें अयस्क और गैंग का पृथ्वी से, ठीक है। पृथ्वी से हमें क्या मिलता है, अयस्क और गैंग मिक्सचर मिलते हैं ये, ठीक है, मिश्रण मिलता है। तो इसमें से गैंग को हटाना और अयस्क को प्राप्त करना। सबसे पहले क्या करेंगे, अयस्क को प्राप्त करेंगे, गैंग को हटा देंगे इसमें से। तो ये किस प्रकार से किया जाता है, अनेक विधियों द्वारा ये किया जा सकता है। कई विधियां हैं इसकी, ठीक है। जैसे पानी से साफ करना, रेत मिट्टी जैसे जो भी गैंग होगा उसे पानी से साफ किया जा सकता है। या फिर जो अयस्क और गैंग है कम मिश्रण है इसको पीस लिया जाए, ठीक है। पीसने के बाद छान कर किया जा सकता है, रसायनों का उपयोग करके किया जा सकता है, या फिर चुंबक के द्वारा किया जा सकता है। जो रेत मिट्टी है वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा कोई अयस्क हो जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता हो तो उसे चुंबक के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी विधियां हैं जिनमें गैंग को हटाया जाता है अयस्कों से, ठीक है। चरण 1 धातुओं के समृद्धिकरण के बाद आता है चरण 2 जो है धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो भी हमें अयस्क मिला है उससे धातु किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो ये है यहां पर सक्रियता श्रेणी, इसमें सभी जो भी धातु हैं उनको किस प्रकार से निकाला जाएगा ये देखते हैं। जो अधिक क्रियाशील धातु हैं, यानी कि जो ऊपर वाले धातु हैं, सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले धातु जो अधिक क्रियाशील हैं ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इनका विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं उनका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि इनके अयस्कों का विद्युत अपघटन किया जाएगा और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। ये किस प्रकार से किया जाएगा आगे वाले पेजेस पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है मध्यम क्रियाशील, जो ना तो ज्यादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, उनको किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा या फिर कहें अयस्कों से निकाला जाएगा। जो भी मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, या तो ऑक्साइड की अयस्क के रूप में, या कार्बोनेट अयस्क के रूप में। तो इनको निकालने का, इनका निष्कर्षण करने का क्या तरीका है, जो सल्फाइड अयस्क है या कार्बोनेट अयस्क है इनको सबसे पहले ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा। और धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद कार्बन द्वारा इनका उपचयन किया जाता है, ठीक है। कार्बन के साथ इनकी अभिक्रिया कर दी जाती है और शुद्ध धातु हमें मिल जाता है। अब आता है कम क्रियाशील। जो कम क्रियाशील धातु हैं उनका किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाएगा। तो जो भी कम क्रियाशील धातु हैं वो हमें स्वतंत्र रूप में ही मिलते हैं, ठीक है। पृथ्वी से हमें ये शुद्ध धातु के रूप में ही मिलते हैं, ठीक है। चरण 2 धातुओं का निष्कर्षण में जो सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातु हैं, यानी कि कम क्रियाशील धातु हैं, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहां पर है कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातु कौन कौन से होते हैं, Au, Ag, Hg और Cu, यानी कि सोना, चांदी, पारा या फिर कहें मरकरी और कॉपर। जो Au और Ag यानी कि सोना और चांदी है ये हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, सीधा हमें ये प्रकृति से मिल जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी अयस्क के रूप में नहीं होते। अयस्क के रूप में जो है वो Hg और Cu होते हैं। ये या तो ऑक्साइड के अयस्क के रूप में होंगे या सल्फाइड के अयस्क के रूप में होंगे। तो इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा ये देखते हैं। यह बहुत अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है।
जो Hg है और Cu है ये या तो सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में मिलेंगे। तो अगर सल्फाइड के अयस्क के रूप में है तो सबसे पहले इन्हें ऑक्साइड में बदली किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में, और उसके बाद ऑक्साइड को बहुत कम ताप पर ही गर्म करने पर ये ऑक्सीजन को त्याग देते हैं और जो हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए। Hg का निष्कर्षण सिनाबार से। Hg पारा जो है इसका अयस्क होता है सिनाबार। सिनाबार का जो फॉर्मूला है वो है HgS यानी कि पारा सल्फाइड या फिर कहें मरकरी सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड को कहा जाता है सिनाबार। ठीक है, तो Hg का निष्कर्षण HgS से किस प्रकार से किया जाता है ये अभिक्रिया के से देखते हैं। यहां पर दिया गया है HgS, इसे वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, इसे गर्म किया जाएगा तो ये HgO जो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, अब जो ये HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड है यहां पर आ गया, इसे फिर से गर्म किया जाएगा। ठीक है, इसे फिर से गर्म किया जाएगा तो इसमें से ऑक्सीजन जो है ये अलग निकल जाएगी और हमें मिल जाएगा धातु। ठीक है, कम क्रियाशील धातुओं का किस प्रकार से किया जाएगा, अगर सल्फाइड के रूप में है या ऑक्साइड के रूप में तो इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही ये हमें शुद्ध धातु मिल जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसी तरह CuS से Cu का निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। यह है कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर यह परिवर्तित हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी गैस। ठीक है, अब जो कॉपर ऑक्साइड है ये आ गया कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ये जो कॉपर सल्फाइड है और कॉपर ऑक्साइड, अगर इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए, इन दोनों को इकट्ठा रख के गर्म किया जाए तो जो है हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है, ये मिल गया हमें कॉपर। ठीक है, कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद अब देखते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। मध्यम क्रियाशील धातु कौन से होते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में बीच में होते हैं। ठीक है, इन्हें विस्तार से देखते हैं, इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां पर दिया गया है मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातु होते कौन कौन से हैं, तो इसमें होता है Zn हो गया, Fe हो गया, इसी प्रकार से और भी धातु। ठीक है, तो जो भी ये धातु होते हैं इनके बारे में दो बिंदु दिए गए हैं हमें। यह धातु या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी ये धातु हैं इनके अयस्क कौन से होते हैं, या तो सल्फाइड होगा या कार्बोनेट अयस्क के रूप में हमें मिलेंगे। इन धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो भी ये धातु हैं मध्यम क्रियाशील धातु हैं, इनके ऑक्साइड से इन धातुओं को प्राप्त करना आसान होता है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, जो सल्फाइड अयस्क होगा या कार्बोनेट अयस्क होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन सल्फाइड अयस्क को या कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद धातु ऑक्साइड को से हम धातु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण सबसे पहले देखते हैं। जो सल्फाइड अयस्क होता है उससे धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, अगले पेज पर देखेंगे। कार्बोनेट अयस्क से धातु किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर है सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सल्फाइड अयस्क से धातु का जो निष्कर्षण है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन प्रक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, जो भी सल्फाइड, किसी भी धातु का सल्फाइड अयस्क है उसको अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाएगा तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में दिया गया है यहां पर ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, जो कि एक मध्यम क्रियाशील धातु है। ठीक है, जिंक सल्फाइड का जो अयस्क है इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक तापमान इसे दिया जाएगा, अधिक ताप पर इसे गर्म किया जाएगा वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बदल के हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल जाएगी। हमें यहां पर क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे वाले पेजेस पर हम देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड से धातु किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं के, उनसे धातु ऑक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या किया जाएगा, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे दोनों का, सल्फाइड का भी और कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट के अयस्क से धातु ऑक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है यही देखते हैं।
कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण। जो कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है निस्तापन। ठीक है, यानी कि कार्बोनेट अयस्क, धातु कार्बोनेट का जो अयस्क है उसको धातु ऑक्साइड में बदली करना, उसको कहा जाएगा निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या फिर कहें अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भी कार्बोनेट का अयस्क होता है, धातु कार्बोनेट का जो भी अयस्क है, अगर उसको या तो वायु हो ही ना या फिर सीमित मात्रा में वायु हो, इसमें गर्म किया जाएगा तो वो ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। ये जो अयस्क है इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, इसमें यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पहले से ही है, O3 है, तो इसको वायु की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर इसे गर्म किया जाएगा तो ये बदली हो जाएगा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। जो भी प्रोसेस था, पीछे वाला जो भर्जन था, सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में हमने ZnO में बदला था, और निस्तापन विधि द्वारा यानी कि कार्बोनेट अयस्क को भी हमने किस में बदल लिया, ZnO यानी कि ऑक्साइड में। तो भर्जन और निस्तापन विधियों से हमने धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जो भी अब धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से धातु किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा ये देखते हैं अगले पेज पर। मध्यम क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हमने भर्जन और निस्तापन विधि से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया। अब जो भी हमें धातु ऑक्साइड मिला था उदाहरण में, भर्जन से भी हमें क्या मिला था, ZnO, और निस्तापन से भी हमें ZnO ही मिला था। ठीक है, उदाहरण जो हमने लिया था। तो अब ये जो ZnO है, इसमें से ऑक्सीजन को हटा के किस प्रकार से धातु प्राप्त किया जाएगा ये देखते हैं। तो धातु ऑक्साइड का अपचयन, जो भी ये धातु ऑक्साइड है इसका किया जाएगा अपचयन। अपचयन के बारे में आप पाठ 1 में पढ़ चुके होंगे। अपचयन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाना। ठीक है, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटाना, किसी भी चीज से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। और ये किस प्रकार से किया जाता है, अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है। अपचायक क्या होते हैं, ठीक है, जो भी अपचयन है उसके लिए कुछ अपचायकों का प्रयोग किया जाता है। अपचायक वो होते हैं जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और अपचायक के अगर कुछ उदाहरण की बात करें, कुछ अपचायक के उदाहरण जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऑक्सीजन को खींच लेता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो H2 है, हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच लेता है ऑक्सीजन को और बनाता है H2O यानी कि जल। एक इसका उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा ZnO। अगर ZnO की C के साथ यानी कि कार्बन के साथ, कार्बन को जो है वो कोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया अगर कार्बन के साथ कराई जाए तो कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा। ठीक है, और हमें मिलेगा शुद्ध यानी कि हमें मिलेगा धातु और मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस होती है, ये गैस निकल जाएगी और हमें धातु मिल जाएगा। कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद अब देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा। अधिक क्रियाशील यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर दिए गए हैं। ठीक है, और इनके कुछ उदाहरण हो जाएंगे अधिक क्रियाशील धातुओं के, जैसे कि K यानी कि पोटेशियम, Na यानी कि सोडियम, Ca यानी कि कैल्शियम, Mg यानी कि मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम भी आता है इसमें। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण यानी कि इन धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा इनके अयस्कों से। इसमें पहला बिंदु दिया गया है, यह धातु अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है। जो भी ये धातु हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए जो भी इनके ऑक्साइड होंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, तो सोडियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उस ऑक्सीजन को नहीं हटाया जा सकता है। जो भी हमारे उपचायक होते हैं, उपचायक कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर हाइड्रोजन, इनके द्वारा ऑक्सीजन को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी ये विधि है, ऑक्सीजन अपचयन विधि, इस पर लागू नहीं होगी। तो इनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विधि है ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। विद्युत अपघटन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो भी ये धातु हैं इनके अयस्क या तो हमें जो है वो धातु लवण के रूप में ही मिलते हैं, या फिर और किसी भी अलग रूप में भी हैं, तो उन्हें सबसे पहले धातु लवण में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है,
तो जो भी हमें धातु लवण मिला, धातु लवण का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम से बनने वाला लवण है ये, ठीक है। तो NaCl से Na यानी कि सोडियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा, NaCl से सोडियम किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसे डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसको द्रव अवस्था यानी कि गलित अवस्था, इसे अधिक ताप पर गलित अवस्था में लाया जाएगा, तरल, ठीक है। इसे पिघलाया जाएगा और पिघला के इस बड़े से टब जो दिख रहा है आपको, इसमें डाला जाएगा। इसमें जो नीला नीला दिख रहा है आपको, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें दो रोड लगाई जाएंगी, एक तो होगी कैथोड और एक एनोड। कैथोड यानी कि ऋणी जिस पे चार्ज होता है, और एनोड यानी कि जिस पे धनात्मक चार्ज होता है, ठीक। अब जैसे ही इसमें से इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जैसे ही विद्युत इसमें से प्रवाहित होगी, ठीक है, तो जो सोडियम और क्लोरीन है, इनके बीच का जो आबंध है वो टूट जाएगा और सोडियम बनेगा Na पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज, यानी कि सोडियम धनात्मक चार्ज क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और क्लोरीन जो होगा वो ऋणी चार्ज होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो सोडियम हमेशा जमा वाला चार्ज जो है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, घटा की तरफ। तो जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होगा और जो क्लोरीन है वो एनोड यानी कि जमा की तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। और क्लोरीन एनोड पर आकर गैस के रूप में यहां से निकल जाएगा एनोड से, और जो भी हमारा सोडियम धातु है वो कैथोड पर आकर निक्षेपित हो जाएगा। निक्षेपित यानी कि यहां पर आकर इस पे चिपक जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। सोडियम धातु हम कहां से प्राप्त करेंगे, कैथोड से, यानी कि जो भी अधिक क्रियाशील धातु हैं वो हमें कहां पर मिलेंगी, कैथोड पे। हमेशा धातु जो है वो हमें कैथोड से ही मिलेगा, और जो भी अधातु होगा लवण में, धातु लवण में जो भी अधातु होगा वो एनोड पर इकट्ठा होगा, ठीक है। धातु हमें मिल जाएगा कैथोड से। तो इसमें भी यही दिया गया है, धातु कैथोड पर मिलेगा हमें और क्लोरीन एनोड पर, ठीक है। क्लोरीन एनोड पर आएगी लेकिन गैस बन के निकल जाएगा, ठीक है। कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण से जो हमें धातु प्राप्त हुआ है उसमें भी कुछ अशुद्धियां होती हैं जिन्हें अपद्रव्य कहा जाता है, ठीक है। उनको हटाना जरूरी होता है, नहीं तो वो धातु को कमजोर बनाती हैं, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए हम करते हैं चरण 3 जो है धातुओं का परिष्करण, ठीक है। जो भी अपद्रव्य होते हैं उनको हटाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं धातुओं का परिष्करण। ये किस प्रकार से किया जाता है, इसमें बिंदु दिया गया है, हमें इसे पढ़ते हैं। धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य को इंग्लिश में स्लैग्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी अपद्रव्य है उसको हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। इस विधि का उपयोग ज्यादातर लाया जाता है, ये बहुत आसान विधि है, सस्ती भी पड़ती है, इसलिए विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाता है जो भी हमें धातु प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमें कॉपर, ठीक है, कॉपर का परिष्करण करना है, कॉपर जो है उसको शुद्ध बनाना है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, कॉपर को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले अगर कॉपर को बनाना है तो हम एक सल्फेट का विलयन लेंगे, कॉपर का ही, CuSO4। ये विलयन हम एक टम्बलर में डालेंगे, ठीक है। ये बाल्टी सी जो दिख रही है इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें 2 रोड लगाई जाएंगी कॉपर की ही, एक तो बिल्कुल शुद्ध कॉपर की कॉपर धातु की, ठीक है, कैथोड पर लगाई जाएगी कॉपर की, और एक वो लगाई जाएगी जिसमें से हमें ऐसा कॉपर जिसमें से हमें अपद्रव्य को निकालना है, यानी कि अशुद्ध जो कॉपर की रोड है वो लगाई जाएगी एनोड पर, ठीक है। कैथोड जो है वो माइनस यानी कि ऋणी चार्ज होता है और एनोड जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। तो कॉपर की शुद्ध धातु की जो रोड है वो लगाई जाएगी पतली, ठीक है, पतली लगाई जाएगी कैथोड पर, और एनोड पर अशुद्ध कॉपर की मोटी रोड लगाई जाएगी। इसे एक सर्किट से जोड़ दिया जाएगा, विद्युत सर्किट से, ठीक है। एक बैटरी और इसमें एक कुंजी लगी होगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पहला पॉइंट पर। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी अशुद्ध धातु अपघटय में घुलने लगेगा। अपघटय यानी कि जो भी ये विलयन है, ठीक है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करेंगे यानी कि स्विच को ऑन करेंगे, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जो भी एनोड पर अशुद्ध कॉपर है वो इस विलयन घुलने लगेगा, ठीक है, इस विलयन में घुलने लगेगा। कॉपर जो इस विलयन में आने पर क्या होगा, 2 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Cu2+ चार्ज हो जाएगा। और एनोड जो है यहां पर एनोड पर बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इस तरह से टूट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएगा, ठीक है।
जो कॉपर ये वाला पार्ट है ये विलयन में घुल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन है सर्किट से होते हुए कैथोड पर आ जाएंगे। ठीक है, अगला बिंदु दिया गया है, उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। अपघट्य यानी कि CuSO4। जो एनोड से विलयन में जितना कॉपर घुला है उतना ही कॉपर जो है विलयन से कैथोड पर आके निक्षेपित यानी कि जम जाता है। ठीक है, इस रोड पर जम जाएगा। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसमें से धातु जो है, मतलब जो भी धातु है इसमें से पिघल के विलयन में घुलेगा और विलयन में जो कॉपर है धातु वो कैथोड पर आके जम जाएगा। कुछ देर इस स्विच को ऑन रहने से क्या होगा, जो ये मोटी रोड थी हमने जो एनोड पर लगाई थी ये धीरे धीरे पतली हो जाएगी और कैथोड पर जो पतली रोड लगाई थी ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो कॉपर था अशुद्ध कॉपर वो शुद्ध पहले विलयन में घुला और उसके बाद विलयन से कैथोड पर शुद्ध धातु यहां पर इस पे आके चिपक जाएगा। और जो भी इसमें अशुद्धि यानी कि अपद्रव्य होंगे उनका क्या होगा, अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिससे एनोड पंख कहते हैं। जो भी अशुद्धियां थी अपद्रव्य यानी कि स्लैग्स थे वो क्या हो गए, एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ये लाल लाल सा आपको दिख रहा है ये क्या है, अपद्रव्य अशुद्धियां। ठीक है, स्लैग्स जिसे कहेंगे हम, यहां पर ये इकट्ठी हो जाएगी और जो भी ये अशुद्धि यहां पर इकट्ठी हुई हैं इन्हें एनोड पंख भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो भी ये प्रक्रिया हुई है इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसे आगे वाले पेज पर समझते हैं। विद्युत अपघटनी को इस डायग्राम की सहायता से पीछे वाले पेज पर हमने समझ लिया था। अब देख लेते हैं एनोड पर और कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई वो किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो एनोड ये इंग्लिश में लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे लिख देते हैं एनोड। ठीक है, और ये कैथोड। तो एनोड पर क्या हुआ, जो भी अशुद्ध कॉपर था, ठीक है, जो भी अशुद्ध कॉपर था उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जैसे ही स्विच कुंजी को ऑन किया गया इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। ठीक है, ये है कॉपर। जैसे ही विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित की गई तो कॉपर जो है वो 2 धन आयन बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। और ये जो कॉपर है 2 पॉजिटिव यानी कि 2 धन आयन, ये जो है इस विलयन में घुल जाता है और जो इस विलयन में कॉपर होता है वो कैथोड पर आ जाता है। ठीक है, एनोड की अभिक्रिया ये हुई। कैथोड पर क्या हुआ, जो विलयन में कॉपर था, ठीक है, ये विलयन वाला कॉपर, इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन धनायन है और जो एनोड पर इसने त्याग किए थे 2 इलेक्ट्रॉन वो घूमकर इस सर्किट से किस पर आ जाते हैं, कैथोड पर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए कैथोड पर और ये कॉपर के साथ इकट्ठा करके क्या बनाएंगे, शुद्ध कॉपर बना लेते हैं। ठीक है, शुद्ध कॉपर हमें मिल जाएगा कैथोड वाली रोड पर। ठीक है, पाठ में अगला विषय आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण के बारे में आप पाठ 1 में भी पढ़ चुके होंगे, फिर से देखते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती हैं, इसी को कहा जाता है संक्षारण। संक्षारण जो है वो धातुओं को कमजोर बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, यानी कि सिल्वर जब वायु के संपर्क में आता है तो इस पे जो संक्षारण होता है वो काले रंग की इस पे परत चढ़ जाती है जिससे सिल्वर कमजोर हो जाता है। सिल्वर यानी कि चांदी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर आर्द्र CO2 आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, हरे रंग का बन जाता है। जो भी कॉपर होता है वो आर्द्र यानी कि नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और जो भी कॉपर है उसके ऊपर एक हरे रंग की परत आ जाती है। वो क्या होती है, वो होती है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसी प्रकार से लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर सतह पर भूरे रंग की परत बनाता है। जो भी लोहा होता है वो वायु, नमी वाली वायु के संपर्क में आने पर उस पे भूरे रंग की एक परत बन जाती है जो लोहे को कमजोर बनाती है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देती है। यानी कि संक्षारण जो है वो धातुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है धीरे धीरे। ठीक है, और संक्षारण जो है जल और वायु, जहां पर जल और वायु दोनों चीजें हैं तभी संक्षारण पॉसिबल है, तभी संक्षारण हो सकता है। ठीक है, अगर अकेला जल है तो संक्षारण नहीं होगा या फिर अकेली वायु है तो भी संक्षारण नहीं होगा। तो जो लोहा है वो वायु के संपर्क में आने से किस प्रकार से उसमें संक्षारण यानी कि जंग लगता है, क्योंकि वायु में भी जो है वो जल वाष्प होता है। ठीक है, जल जो है वाष्प के रूप में होता है वायु में, इसीलिए जो भी धातुएं हैं वो वायु
आर्द्र वायु यानी कि ऐसी वायु जिसमें पानी की मात्रा है वाष्प के रूप में, उसके संपर्क में आने पर धातुओं का संक्षारण होता है। तो धातुओं को संक्षारण यानी कि गलने से, नष्ट होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, ये देखते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं संक्षारण से धातुओं को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो संक्षारण से सुरक्षा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है। कई सारी विधियां हैं जिससे धातुओं को संक्षारण होने से बचाया जा सकता है, जैसे पेंट कर देना, तेल लगा देना या फिर ग्रीस लगा देना। ठीक है, पेंट करने से क्या होता है, वायु का संपर्क जो है धातु से हट जाता है। ठीक है, तेल लगाने से भी वायु का संपर्क, या फिर ग्रीस लगा देते हैं उससे भी। यशद लेपन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। क्रोमियम लेपन क्या होता है, जो क्रोमियम धातु है उसकी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसी एक धातु पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और वो बहुत लंबे समय तक चलता है। जैसे आपने साइकिल वगैरह जो होती हैं, चमकीली चीजें जो होती हैं, जैसे साइकिल का हैंडल होता है, वो चमकीला क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्रोमियम का लेपन किया गया है, क्रोमियम की एक परत चढ़ाई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से मिलता जुलता ही है एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाया जा सकता है। ठीक है, इन सभी विधियों से संक्षारण को रोका जा सकता है। तो यशद लेपन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। लोहे व इस्पात, लोहा और इस्पात क्या होता है, स्टील। ठीक है, लोहा व स्टील को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक यानी कि जस्ता, जिसका सिंबल होता है Zn। जो लोहा और स्टील है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जो ये जिंक की परत है ये थोड़ी थोड़ी सी भूरे ब्राउन रंग की होती है। ठीक है, इस प्रक्रम को ही यशद लेपन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लोहे और इस्पात यानी कि स्टील, लोहे और स्टील पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाए तो उसे कहा जाएगा यशद लेपन। और मिश्र धातु क्या होते हैं, ठीक है, यहां पर एक शब्द और आया है मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु किस प्रकार से बनाए जाते हैं और होते क्या हैं। मिश्र धातु, यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और धातु या अधातुओं का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जो है इसके बारे में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो या इसमें क्या होता है, दो धातु या दो से अधिक धातु या फिर धातु के साथ अधातु का समांगी मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे जो लोहा होता है, अगर लोहे में कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो लोहा जो है कठोर हो जाता है और इसमें जो संक्षारण यानी कि जंग लगने का प्रक्रम होता है वो भी बहुत धीमा हो जाता है, लंबे समय तक चलता है ऐसा लोहा जिसमें कार्बन मिला दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, लोहा यानी कि धातु में अधातु को मिलाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इस्पात यानी कि स्टील, जो स्टील के बर्तन होते हैं हमारे रसोई घर में, वो वाला इस्पात। ठीक है, स्टील किस प्रकार से बनाया जाता है, लोहे में निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ये है क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, लोहे में निकेल और क्रोमियम मिला करके इस्पात की स्टील का निर्माण किया जाता है। ये भी क्या है, स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। इसी प्रकार से पीतल जो है वो कॉपर और जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है, जिंक जिसका सिंबल होता है Zn। तो पीतल जो है उसमें क्या किया जाता है, कॉपर और जिंक का वो समांगी मिश्रण होता है। इसी प्रकार से कांसा क्या होता है, कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण। ये सभी क्या है, मिश्र धातु। और मिश्र धातु जो बनाए जाते हैं उनका कारण क्या होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं, इनमें जंग जो भी है या संक्षारण कहें वो नहीं होता है। इन पे हमें किसी भी तरह का पेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसी के साथ पाठ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी पाठ के विषय समझ आए होंगे। अगर आपको सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी ऐसा विषय रह गया है जो समझ नहीं आया है उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एनसीईआरटी के नोट्स, ठीक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड आपके नोट्स हैं उन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ठीक है।